क्या इतने देर कर दिया आने में? समय की कोई मूल्य ही नहीं तुम्हारे जीवन में। कब समझोगी ये सब? अच्छा, आप अंदर तो आने दो। कब तुम जीवन को गंभीरता में लेना शुरू करोगे? इतने सारे कहानियां छापते हो, जर्नलिस्ट का काम कर रहे हो इतने दिन से। कब जीवन का मतलब सही तरह से तुम समझ सकते हो? ठीक है, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। चलो बताओ कुछ, आज क्या कौन सी कहानी छापने के बारे में तुम बोल रहे थे? ये कोई नई कहानी है क्या, या कोई सच्ची घटना पर आधारित है? कुछ दिखाना चाहते थे ना? हाँ, अब यहाँ देखो। ये देखो, अरे, ये दृश्य तो देखा देखा सा लग रहा है। यहाँ पे कई सारे लोग एक जहाज में सवार थे और उनमें से कई प्रसिद्ध व्यक्ति भी उस जहाज में थे, जो जीवन की हर एक ऊंचाई को वो पहुंच चुके थे और मानव सभ्यता का जो शिखरतम अवस्था है वहां तक भी वो पहुंच चुके थे। और एक मानव प्रगति जो विश्व स्तरीय का सम्मेलन था, वहां पे वो भाग लेने के लिए उस जहाज में सवार थे। अरे, लेकिन ये तो लग रहा है ये जहाज डूबने वाली है। हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ पे ये लाइफ बोट में, जहाँ पे जीवन की जितना भी आवश्यकता है उस सामग्री को देते हुए उनको वहां से बचाया गया। और एक संयोग की बस ये जो 7 महान व्यक्तित्व है वो एक ही नाव में सवार थे। संयोगवश? क्या तुम्हें लगता है संयोगवश नाम का कोई चीज भी होती है? हाँ, संयोग जैसा तो लग रहा है, पर जिस सत्य को हम, जो हर एक घटना के पीछे है, अगर हम गौर से देखें, हर एक घटना के पीछे कई सारा सत्य छुपा रहता है और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी वहां पे छुपा रहता है। और जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, मनुष्य मन उसको परख नहीं पाता है, उसका संयोग का नाम देता है। अच्छा, वो 7वां व्यक्ति कौन है जो पतवार पर के किनारे पर बैठा हुआ है? बहुत शांत और चुप बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है मानो वो तो इस युग का ही नहीं है। हाँ, वही मैं सोच रहा हूं। तुम उसका परिधान या उसका जो वेशभूषा देख रहे हो, वो कोई भी काल या कोई भी देश से जैसे पहचान नहीं लग रहा है। उसका कोई भी जैसे संबंध नहीं है इसकी चीज के लिए। पर वो है कौन? मुझे तो पता नहीं। अच्छा, ये दृश्य तो काफी रोमांचित है और कई सारे प्रश्न खड़े कर रहे हैं मेरे मन पे। और लगता है इस दृश्य के पीछे एक बहुत बड़ी घटना छिपी हुई है। तो मुझे जरा आगे बताओ, क्या हुआ है इसमें? ये स्वाभाविक है, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। ये कई सालों के पहले एक सच्ची घटना है, और पर इसके पश्चात में कई सारा रहस्य छुपा हुआ है।
और उसको बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। और मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में कई सारा सवाल हुआ होगा, जैसे ये लोगों का क्या हुआ, वो समुद्र को सही तरह से सुरक्षित से वो समुद्र से निकल पाई या नहीं, उनके पास सारे जो जीवन सामग्री सही तरह से उपलब्ध थे या नहीं थे। ये सारे सवाल को जानने के लिए तुम्हें ये कहानी के अंदर जानना पड़ेगा, उसको सही तरह से समझना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ तो तुम्हें उस कहानी को देखो और सही तरह से समझो और उसके ऊपर कुछ लिखो। ठीक है, चलिए चलो देखते हैं। अभी वो कहानी को देखते हैं। हो रहा है, बहुत प्यास लग रहा है। पानी खत्म हो रहा है और अभी मुझे बहुत प्यास लगी। हर तरफ पानी ही पानी, पर पीने के लिए एक भी बूंद नहीं। काश मेरे पास इस खारा पानी को पीने लायक बनाने कुछ होता। हमारे अन्य प्रावधान भी तो खत्म हो चुका है। मौत जैसे कि हमारे दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। अब कोई उम्मीद नहीं, दूर दूर तक कोई भी जहाज नहीं दिख रहा है। लगता है अब अंत निकट है। नहीं, पर हम अभी अपना हौसला खो नहीं सकते। हमें धैर्य रखना होगा। रास्ते में जितने भी मुश्किलें आएंगी उसको डट कर आखिरी सांस तक हमें मुकाबला करना होगा। मुझे लगता है हमें इस दयनीय परिस्थिति से अपना ध्यान हटाने के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा सुझाव यही है कि क्यों ना हम में से प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से सबकी जीवन की कहानी बताए। अच्छा विचार है। अच्छा विचार है। पर शुरू कौन करेगा? तो मैंने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके जीवन की कहानी बताने के लिए निवेदन करता हूँ। क्योंकि आप सब पूछ रहे हो, इसीलिए मैं अपना जीवन कैसा रहा है ये आप सबके सामने बताना चाहूँगा। एक राजनेता का बेटा हूँ मैं। मेरे माता पिता अक्सर अपने दोस्तों को दावत पे बुलाते थे। राजनीतिक मुद्दों और सरकारी मामलों ये सबसे भली भांति परिचित था मैं बचपन से। उन दावतों पे ये सब पर खुलकर विचार होती थी, खुलकर चर्चा होती थी। और मैं मेरे 12 साल की उम्र से उन सभी सभाओं में बैठना शुरू किया। कोई भी पार्टी का कुछ रहस्य नहीं था मेरे लिए। उनकी विचारधारा, उनकी चर्चाएं, उनकी जो राजनीति की तरीका, ये सब मेरे लिए कोई रहस्य नहीं था। और जो जो कठिनाई वो लोग पेश करते थे, मेरा उत्साही युवा मन उन सब का एक आसान सा, सहज सा, सरल सा उपाय ढूंढ लेता था।
मानो जैसे कि उसे लगता था अभी इस सब का सहज सा तुरंत ही एक समाधान निकल जाएगा। और ये उत्सुक मन ये पूछता था इन लोगों को ये क्यों इतना डिफिकल्ट लग रहा है। और जब मैं बड़ा होता गया मेरा पढ़ाई भी इसी विषय पर केंद्रित था। मैं राजनीति विज्ञान का एक अच्छा मेधावी छात्र था और मेरा जीवन भी उसकी बेसिस पर उसी आधार पर बनना शुरू किया। आप सभी को नमस्कार और अनेक अनेक धन्यवाद। आप सबको मुबारक हो कि हमारी पार्टी इस चुनाव में जीत गया है। आपको भी बधाई। आप सबको मेरे ऊपर उम्मीद रखने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस प्रधानमंत्री पद के लिए चुनने के लिए भी मैं आप सबका आभारी हूं। आपने मुझे इस लायक समझा, इसीलिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा। चलिए आज से हमारे ये भारतीय राजनीति में एक नई अध्याय शुरू करते हैं। चलिए बैठिए। क्योंकि हम आज से एक इस भारतीय राजनीति का एक नया पन्ना शुरू कर रहे हैं, तो मेरे कुछ सुझाव है। मैं सोच रहा था हम उस सुझाव को आपके सामने उपस्थापन करूं और मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसमें सहमत रहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने सारे जनता के आधार कार्ड को उनके बैंक अकाउंट से लिंक करवा दिया है। इसीलिए सभी जनता के बैंक अकाउंट के डिटेल्स सरकार के पास उपलब्ध है। बहुत अच्छा। तो अब हमने उस बैंक अकाउंट को पैन कार्ड से भी लिंक करवाया है, तो हर व्यक्ति का पैन कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक है। इसी बेसिस पे, इसी आधार पे हमारे पास ये तथ्य मौजूद है कि किस व्यक्ति के पास कितने जमा राशि है। सरकार के पास ये तथ्य भी मौजूद है। तो मेरा सोच यही था, अगर हम पिछले 3 साल का एक आंकड़ा निकाले, एक आकलन निकाले और एक एवरेज निकाले और हम ये व्यवस्था करें कि पिछले 3 साल से हर व्यक्ति का आर्थिक परिस्थिति कैसा रहा है, तो हमें पता चल सकता है कि किस व्यक्ति बीपीएल के सीमा रेखा के दायरे में है या नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो मुझे लगता है जो व्यक्ति इस कैटेगरी में आएंगे जो कि बीपीएल के सीमा रेखा के बहुत नीचे हैं या बीपीएल की सीमा रेखा से बहुत ऊपर हैं, हम उन सबको इस कैटेगरी से निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, ताकि जो उनके पीछे या उनके ऊपर जो पैसा देश खर्च कर रहा है, उस पैसा को हम कहीं दूसरे प्रकल्प या दूसरी योजना में नियुक्त कर सकते हैं और उस हिसाब से पैसा का सही इस्तेमाल रहेगा। तो ये मेरा सुझाव है। तो आप सब इसमें क्या सोचते हैं? बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं आपकी इस सुझाव से बहुत सहमत हूँ सर। अच्छा, वाकई में सही सुझाव है। जो लोग जरूरतमंद नहीं हैं, उन लोग खाली खाली इस व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं। तो हमें उस व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहिए, जैसे इन लोगों को हम अलग कर सकें। हाँ, ये निश्चित रूप से अत्यंत सुंदर सुझाव है, जिसमें हमारा देश का अर्थव्यवस्था का सुधार ला सकते हैं। फिर जो लोग जरूरतमंद लोग का सुविधा का हकदार बनेंगे। हाँ, आपके
आपकी बात सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सही है, लेकिन ये हमारी पार्टी के हित में नहीं है। जनता उसे कभी ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे अभी हमारा सत्ता चल रहा है और पार्टी भी कभी नहीं चाहेगी कि हमारा सत्ता किसी दूसरी पार्टी की ओर चली जाए। ठीक बीपीएल ऐसा ही एक सत्ता है, इसे कभी हम जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये तो सही है, इसमें थोड़ा गौर किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से भी इसको थोड़ा जरूरत बन के सोचना चाहिए कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। पर इसमें गलती क्या है? जिनके पास ये अर्थव्यवस्था, ये बीपीएल की व्यवस्था तभी बनाई गई थी जब देश के बहुत सारे लोग बीपीएल के सीमा रेखा या उनके मूल आवश्यकताएं पूरी करने में काबिल नहीं थे, और ये व्यवस्था उनके लिए था ताकि वो लोग अपने मूल आवश्यकता पूरी करने के लिए उस गरीबी सीमा रेखा से ऊपर उठ सके। तो अब जब वो लोग ऊपर उठ चुके हैं, वो लोग जब काबिल बन चुके हैं, उनको फिर से वही सुविधा देने का मतलब भरे पेट में दाना डालना। और हम इसमें किस तरह से सहमत हो सकते हैं? हाँ, वो तो ठीक है। हमारे विचार से जनता इसे इस तरह से देखते हैं, जब हमारे लिए इस प्रकार की एक योजना बनाना है जो कि जनता को लगे ये उनके हित में है, और उसी से लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा सत्ता सही रहेगा। पर ये गलत है। फिर ये तो सुझाव ही रह जाएगा। हाँ, नहीं सर, यही सब है राजनीति। सत्ता पे आने के लिए ये सब कुछ सही है। आपको याद है लास्ट टाइम यूपी में जो आप दंगा करवाए थे, हमारा किससे फायदा हुआ था? दूसरे पार्टी के लोग उसमें उलझ गए और हम लोग को फायदा हो गया। तो आप शांत रहिए, सब कुछ सही चलेगा। सर, इन सब बातों में आप मत जाइए। आप इन सब बातों से अगर हम जूझते हैं तो हमारा पार्टी को बहुत नुकसान होगा। पर इसका मतलब इस पोजीशन पे रहकर भी मैं चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। नहीं, आप एक काम कीजिए। आप जो काम आपको करना चाहिए, आप जनता के अंदर जाइए, भाषण दीजिए, इनॉग्रेशन फंक्शन अटेंड कीजिए और बड़े बड़े सुंदर सुंदर काम कीजिए। बस उतना ही कीजिए, और जो ग्राउंड लेवल का जो काम है ना, ये सब हम संभालेंगे। सही बात है, सही बात। ठीक है, जैसे आप सबको लगे। नहीं, ये सही है, ये सही है। आजकल का आप थोड़ा समझिए, ग्राउंड लेवल इसमें हम काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सब हम सोच के प्रस्ताव दे रहे हैं। इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। ऐसी थी मेरी राजनीति जीवन, और मेरा इस जीवन में मैंने ये सब देखा है। मैंने चाहा था कि शांति, सद्भाव, देश के अंदर एक समझ और सहयोगिता की और जाके देश की प्रगति के लिए। पर हर बार एक बड़ी शक्ति जो मुझे मजबूर करती थी युद्ध करने के लिए और एक मुश्किल तरीके से जीत लाने के लिए, जो शायद मेरा इच्छा भी नहीं था, फिर भी देश की जनता मुझे मानवता के आदर्श, मानवता के दोस्त कह के पुकारते थे। मुझे प्रशंसा की बहुत बौछार होती थी और मुझे सबने बहुत नाम दिया, सम्मान दिया। पर फिर भी आज मुझे ऐसा लगता है मेरे इस राजनीति काल में मैंने बहुत ही कम किया है, बहुत खराब किया है। इस बात पे मुझे आज भी अफसोस होता है। मुझे लगता है कि मेरे पास शक्ति, पोजीशन तो थी, सत्ता तो था, पर सामर्थ्य नहीं था, या कोई एक मुझे नीचे की ओर, मेरे ना चाहते हुए भी मुझे पीछे की ओर खींच लेती थी।
मेरे बचपन की उन सपनों पे, उन उम्मीदों पे जैसे कोई पाबंदी लग गई थी। जो मुझे बचपन में आसान लग रहा था, उन राजनीति पार्टी में उन दावतों पे सुन के वो असल में बहुत कठिन महसूस हुआ। तो ऐसी थी मेरी जीवन। और अब जब मौत नज़दीक है, मैं बहुत विषाद, बहुत दुख से इस अंतिम समय को पार करूंगा। ठीक है, ये तो मेरी कहानी थी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी लेखिका को, वो अपने जीवन की कुछ बातें हम सबके सामने रखें। नाम तो बहुत होंगे उनके, बहुत प्रशंसा लिए होंगे उन्होंने, तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। आप अपने अतीत में झांकना चाहेंगे, हम सबको बताना चाहेंगे कैसी रही आपकी जीवन? हाँ, लोगों ने तो कई सारे नाम दिए। कभी कवयित्री बुलाया, कभी शायरा, पर मुझे लगता है कि ये सारे नामों की आभूषण के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। ऐसा क्यों? आपने तो बहुत ही कार्य किया होगा, बहुत ही रचना लिखी होंगे, और आपकी, मैंने जितना सुना है, आपकी रचना बहुत उच्च कोटि थे। फिर आपको ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि मैंने जो चाहा वो पूरी तरह से कभी मिला ही नहीं। चलिए सुनाती हूँ मेरे जीवन के किताब के कुछ पन्ने। मन के झरोखों को खोल के शब्द वाले पंख लेके मैं उड़ चली। मन के झरोखों को खोल के शब्द वाले पंख लेके मैं उड़ चली। प्रकृति के गर्भ में छिपा हुआ, प्रकृति के गर्भ में छिपा हुआ जीवन और मृत्यु के रहस्यों को अपने शब्द देने चली, अपने शब्द देने चली। मन में शब्द का सागर लेके, मन में शब्द का सागर लेके पुरानी मूर्तियों को अपने बोल देने चली। जीवन और मृत्यु के रहस्यों को अपने शब्द देने चली, अपने शब्द देने चली। मनुष्य और प्राणी, वस्तुएं और घटनाएं, मनुष्य और प्राणी, वस्तुएं और घटनाएं हमारी भावनाओं और चेतना में फैला हुआ ये सृष्टि का विराट दृश्य सफेद कागज पर उतारने चली। जीवन और मृत्यु के रहस्यों को अपने शब्द देने चली, अपने शब्द देने चली। क्या है छिपा इन आसमानों में, क्या है छिपा इन आसमानों में, क्या है संसार के हृदय के संदूक में। दिन के प्रकाश में फैला हुआ ये संसार का जाल अपने शब्दों की उंगलियों से सुलझाने चली। जीवन और मृत्यु के रहस्यों को अपने शब्द देने चली, अपने शब्द देने चली। क्या तुम हमें पकड़ सकती हो? क्या तुम हमें पकड़ सकते हो? हमें पकड़ो, हमें पकड़ो, अगर सकते हो तो पकड़ो। हमें नाम दो, हमें रूप दो। क्या तुम हमें पकड़ सकते हो? हमें नाम दो, हमें रूप दो। हमें पकड़ो। इन सब ने मुझे अपना बना लिया। मैंने एक आवाज सुनी, जैसे एक पुकार, मानो
जैसे वे मुझे बुला रहे हों। मैंने प्रयास किया, उन आवाज की अनुगुंज को मैंने अपने शब्दों में बांधना चाहा। तुम्ही ने मुझे बुलाया था, मुझे रूप दिया, मुझे गढ़ा, मुझे पूजा। तुम ये मानने थे कि मैं तुम्हारे भावनाओं को रूप दे पाऊं। हाँ, मैंने सोचा था तुम्हारा साथ पाकर मैं कई सारे रहस्यों को उजागर कर सकती हूँ। मौन खड़े इन पुरानी मूर्तियों को मैं बोल दे सकती हूँ। तुम्हें एक एक कर जोड़कर मैं ये संसार के अस्पष्ट छवियों को स्पष्टता देना चाहा। हम तुम्हारी भावनाओं में जिए, हम तुम्हारे स्वप्न थे, फिर भी तुम खुश नहीं हुए। हाँ, मैंने कई सारे गीत लिखे, मैंने जीवन की हास्य और दुखपूर्ण घटनाओं को नाटक का रूप दिया। मैंने अपना जीवन एक महाकाव्य को समर्पित कर दिया। पर दुनिया ने आधा समझा और आधा नहीं। हाँ, कुछ समझे नहीं और कुछ समझ गए, पर उसका स्पंदन सभी ने महसूस किया। फिर भी एक मायूसी सी है, एक सुनापन। कभी तुम दुखी क्यों हो? सपनों की लहरों में बहते हुए मैं उस पार चली गई। सपनों की लहरों में बहते हुए मैं उस पार चली गई, पर सत्य सारा किनारों पर छूट गया। तुम्हारे सुनहरे परिधान को छुआ, तुम्हारे सुनहरे परिधान को छुआ, पर उस परिधान में छिपी आत्मा को स्पर्श न कर पाई। सपनों की लहरों में बहते हुए मैं उस पार चली गई, मैं उस पार चली गई। सूरज की रोशनी में इतनी डूबी, सूरज की रोशनी में इतनी डूबी, सांझ के पश्चात आने वाली काली रात को देखना भूल गई। सपनों की लहरों में बहते हुए मैं उस पार चली गई, मैं उस पार चली गई। शब्द मेरे प्रिय मुझे छल गए, शब्द मेरे प्रिय मुझे छल गए। मैंने सोचा था वे पूर्ण हैं, पर अधूरे होते गए। शब्द मेरे मन से धीरे धीरे खोते गए। अंत में तो गहरी खामोशी, अंत में तो गहरी खामोशी ही सत्य के निकट कर आती गई। सपनों की लहरों में बहते हुए मैं उस पार चली गई, मैं उस पार चली गई। पर मैं सेतु थी, लक्ष्य नहीं। इस अनंत बहाव में, इस लगातार बदलती हुई दुनिया में, हे प्रकृति, आखिर मैं कैसे समझूं? क्या ये मेरी खोज कभी पूरी होगी? क्या शब्द वास्तव में मुझे कहीं ले जा पाए? क्या ये संघर्ष ही मेरी पहचान है? प्रेम, पीड़ा, प्यास, क्या यही मेरी असली उत्तर है? मैं जिस सत्य को ढूंढ रही थी, क्या वो मुझे कभी मिल भी पाएगी? मेरे मन में अब भी कई सारे सवाल हैं, जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। हम इस दयनीय परिस्थिति में हैं, मानो जैसे मृत्यु निकट प्रतीत होती है, फिर भी ये जवाब मुझे नहीं मिले। क्या ये मुझे कभी मिलेंगे?
यही मेरी निराशा का कारण है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया होगा, क्योंकि ये सदी विज्ञान की रही है। आप चीज़ों के असलियत को पहचानते होंगे, ना कि उसकी बाहरी रूप को। आपको बहुत गर्व महसूस होता होगा जो ज्ञान विज्ञान के जरिए आपको मिला। क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मानव सभ्यता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। आज विज्ञान जगत उस व्यक्तित्व को सम्मानित कर रहा है जिसने ऊर्जा के आज 6 अक्टूबर 1950 मानव सभ्यता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। आज विज्ञान जगत उस व्यक्तित्व को सम्मानित कर रहा है जिसने ऊर्जा के नए युग का द्वार खोला, डॉक्टर अरविंद राव। उन्हें विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान ग्लोबल साइंस एक्सेलेंस अवार्ड से अलंकृत किया जा रहा है। डॉक्टर राव की परमाणु ऊर्जा पर क्रांतिकारी खोज ने अंधकार में डूबी दुनिया को रोशनी और शक्ति दी। उनकी दृष्टि ने प्रगति और समृद्धि का भविष्य सुनिश्चित किया। उनका आदर्श स्पष्ट है, विज्ञान शांति के लिए, विज्ञान मानवता के लिए। आज उनका नाम सिर्फ एक वैज्ञानिक का नहीं बल्कि ज्ञान, नवाचार और उम्मीद का प्रतीक बन गया है। ये पल एक सम्मान नहीं, ये एक नए युग का शुरुआत है। महिलाओं और सज्जनों, आप सभी को स्वागत है हमारे न्यूज चैनल एबीसी न्यूज चैनल पर। आज हमारे साथ हैं प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद राव। वो अपना सारा जीवन और समय ज्ञान की खोज और विज्ञान के लिए, मानवता की प्रगति के लिए हमेशा चुना है। स्वागत है सर हमारे शो पे, आइए। डॉक्टर राव, आपका जो खोज है परमाणु ऊर्जा से बिजली निकालने का पद्धति, वो वाकई में बहुत सफल रहा। और आज ये जो रश्मि हम देख रहे हैं और ये जो हमारी जिंदगी है, ये आपके लिए ही बदल गया है। आप मानोगे नहीं, लोग आपको हीरो बुलाते हैं, बोलते हैं विज्ञान का नायक। ऐसे सफलता और इस तरह सम्मान पाते हुए आपको कैसा महसूस होता है? पहले तो धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा महसूस होता है जब हमारा काम दुनिया के हित में हो। बचपन से एक ही चीज मैंने माना है, ज्ञान ही सर्वोच्च है। जब ज्ञान बढ़ता है तो मानवता का विकास होता है। अगर मेरी खोज, मेरे रिसर्च लोगों के काम आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर असली इनाम तो ज्ञान है। तो क्या आप ये कहते हैं ज्ञान आपका सिर्फ लक्ष्य है? मैं तो कहूंगा एकमात्र लक्ष्य ही है। हर सूत्र, हर खोज, हर सिद्धांत ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड अपने द्वार खोल रहे हो। विज्ञान मुझे कभी निराश नहीं किए और सत्य हमेशा रोमांचक होता है। डॉक्टर राव, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको एक सवाल पूछूं? कृपया पूछिए। सर, आपकी जो
परमाणु ऊर्जा से बिजली निकालने का पद्धति अब ये सिर्फ बिजली तक ही सीमित नहीं रहा है, अब ये परमाणु हथियार बनाने का रास्ता भी निकाल दिया। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज भी परमाणु विनाश का डर में जी रहा है। तो आपको क्या लगता है कि विज्ञान खतरनाक हो सकता है? खतरनाक? खैर, विज्ञान सिर्फ ये बताता है चीजें क्या है, उसका उपयोग हम मनुष्य करते हैं वो अलग बात है। लेकिन आपकी ये जो खोज साधारण धातु से परमाणु ऊर्जा निकालना, ये कोई गलत हाथों में पड़ गया तो विनाशकारी हो सकता है। आप शायद सुने होंगे कि साधारण व्यक्ति, मानिए साधारण वैज्ञानिक, अगर आपका जो रिसर्च पेपर है उनके हाथ में लग गया तो वो आसानी से न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। ये तो विनाशकारी हो जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विज्ञान मानव की भविष्य और समृद्धि के लिए है? हाँ, कुछ हद तक आपसे ये बात पे मैं सहमत हूं। विज्ञान हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के आधार पर ज्ञान देता है। ये हमको बताता है कि चीजें कैसे काम करते हैं, चीजें क्यों ऐसे काम करते हैं, इसका उपयोग कहां किया जाए, ये विज्ञान नहीं बताता। शायद विज्ञान को और मानव समाज को कुछ बड़ा हासिल करना है जो विज्ञान में नहीं है। मुझे तो यही लगता था कि सर्वोच्च ज्ञान का अधिकारी और सबसे अधिक सफल व्यक्ति एक वैज्ञानिक ही हो सकता है, परंतु इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी अब भी आपको ऐसा लगता है कि आप असफल है? हाँ, ज्ञान एक शक्ति है जो मनुष्य को बलवान बनाता है, पर नैतिकता और लक्ष्य के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। मैं भी ऐसा ही कुछ महसूस की हूँ। मेरी कहानी भी इसी प्रकार ही है। मैं एक सम्मानित परिवार से हूँ जो मान, मर्यादा और समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित खानदान में से एक है। लेकिन इतनी प्रतिष्ठित होने के बावजूद वहाँ कला को समय में शौक की भांति ही देखा जाता था, और कला भी जीवन जीविका का एक साधन हो सकता है, ये तो इनकी धारणा से कहीं दूर थी। यहाँ तक कि अगर कोई अपनी कला को प्रदर्शित करके कुछ पैसे कमा लेता था तो समाज उसको बहुत ही तिरछी दृष्टि में देखता था। शायद इसी सोच की वजह से कला को एक उच्च स्तर में ले जाके उसको वास्तव सम्मान दिलाने के लिए मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा जागी उठी, क्योंकि मुझे चित्र बनाने का बहुत शौक था। इसीलिए मैं एक उच्चधरण चित्रकार बनने की आकांक्षा पालने लगी। मेरी पूरी चेतना मेरी आंखों में केंद्रित थी। शब्दों से ज़्यादा चित्र के माध्यम से मैं खुद को आसानी से व्यक्त कर पाती थी। किताबें पढ़ने से ज़्यादा चित्र के माध्यम से मैं खुद को बेहतर समझ पाती थी और बेहतर सीख पाती थी। अगर कभी कोई दृश्य या किसी का चेहरा मैं एक बार भी देख लेती थी, उसको मैं कभी भूल नहीं पाती थी। स्कूल के टाइम पे भी मेरी इस रुचि का कुछ खास महत्व नहीं थी। स्कूल की एक घटना याद आ रही है।
नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। हाँ सर जी, आपने बुलाए थे मुझे? हाँ कोई काम था? जी हाँ, क्या आपने इसकी रिपोर्ट कार्ड देखी है? ये देखो, देखिए इस बार की इसकी परफॉर्मेंस कितने पुअर है। देखिए सिर्फ आर्ट को छोड़ के बाकी सारी सब्जेक्ट में फेल के बराबर मार्क्स आए हैं। क्लास में भी देखा है, सारा टाइम बस आर्ट, स्केच और पेंटिंग के साथ लगा रहती है। इसके अलावा और इसको कुछ भी मन ही नहीं लगता है। क्या करे बताए। और हालांकि ये बहुत ही अच्छा ड्राइंग तो कर लेती है, लेकिन आप ही बताइए सिर्फ ड्राइंग करने से क्या होगा? सारा सब्जेक्ट में भी तो पढ़ाई लिखाई करना चाहिए ना, नहीं तो फेल हो जाएगी। फिर हमें मत बताना, मुझे कुछ भी मत बताना। वो तो सही बात है, मैं क्या करूँ सर जी, घर में भी ऐसा ही करती है वो। कभी भी देखो वो ड्राइंग ही करती है। आर्ट उनकी इतना पसंद है, आर्ट जब करती है ना किसी पर भी ध्यान नहीं है। मेरे तो एक ही भी बात नहीं सुनती है वो। और आप भी बताइए मैं क्या करूं। देखो ये कितना कम नंबर है। मैं कई बार उनको समझा चुकी हूँ कि अरे बेटी ये पढ़ाई भी करना चाहिए ना, हर बार तो वही आर्ट ही करती रहती है। तो आप प्लीज आप कुछ कीजिए, मेरी बात तो सुनता नहीं है ना। चलो ठीक है, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ जी प्लीज सर जी आप कुछ कीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। हेलो आर्टिस्ट साहब, दिन भर क्या ड्राइंग ही करती रहती हो? पढ़ाई लिखाई के लिए टाइम नहीं निकलता? पढ़ाई भी कर लो, दिखाओ क्या कर रही हो। वाह, दिखाने को भी राजी नहीं। अरे बेटा क्या हुआ, इसे अकेले उदास में क्यों बैठे हो? कुछ नहीं मैम, मेरे पे सब गुस्सा हो रहे हैं, मम्मी पापा स्कूल टीचर सब। क्यों, क्या हुआ, खुल के बताओ। मुझे पेंटिंग के अलावा पढ़ाई में कोई रुचि नहीं आती। मैं जानबूझकर ये नहीं कर रही हूँ। मुझे पढ़ने से ज़्यादा स्केच के जरिए ज़्यादा समझ आती है। कुछ भी सोच आ जाए तो मेरी कलर ब्रश हर टाइम मेरे सामने आ जाती है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन मेरे पेरेंट्स को मुझे पेंटिंग करना पसंद नहीं है। उनके लिए कला का कोई भी मूल्य नहीं है। मुझे कोई नहीं समझ पा रहा है। तो मैम क्या मेरी ये कला का कोई भी सम्मान नहीं है? किसने बताया कि कला की कोई सम्मान नहीं है? आजकल की दुनिया में कला को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर बात तुम्हारी कला की जाए वो बहुत ही भिन्न और गहरी है। जैसे कि ये देखो तुमने बनाई थी ये कितनी गहरी दिख रही है पेंटिंग में। जैसे लग रहा है कि हम एक अलग दुनिया में जा रहे हैं। बहुत सारे फूल पौधे झरना नदी बह रहे हैं। इसको कैसे कह सकती हो कि इसका कोई सम्मान नहीं है?
मुझे पूरी भरोसा है अगर तुम ऐसे ही चित्रकारी करती रहोगी तो बहुत आगे जाओगे। ये लो, ये एक फॉर्म निकला है, इसको भरना और प्रतियोगिता में भाग लेना, और मुझे पूरी भरोसा है तुम बहुत आगे जाओगे। से मैंने दृढ़ संकल्प ली कि मेरी कला को उसके असली सम्मान दे के रहूंगी, और धीरे धीरे मैं बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग ली और कई पुरस्कार भी जीती। बहुत सारे इनाम के रूप में मुझे कुछ पैसे भी मिले, और फिर वो दिन आ गए जिससे मेरी कला को एक नई दिशा मिली। प्रिंसिपल जी नमस्ते जी, आइए बैठिए। नमस्ते नमस्ते मैडम नमस्ते, आइए बैठिए। बैठो बैठो। अचानक आ गए, कोई बात है क्या? जी नहीं, आज हम इसकी शिकायत करने नहीं आए हैं। आज तो हम बहुत ही खुश हैं। हाँ? बल्कि इसको एक पुरस्कार देने भी आए हैं। पता है आप इसकी जो कला के बारे में कितने परेशान थे, और हम भी, लेकिन आज इसने हमारी सोच ही बदल डाली है। सच्ची? हाँ, आसपास जो भी विद्यालय है ना, वहाँ पे वो इसकी पेंटिंग सारा लगा हुआ है, और इस बार तो वो एक प्रतियोगिता भी जीती है। इसीलिए हम खुद ही इसको एक इनाम देने आए हैं, और हमारा नाम भी, हमारे स्कूल का नाम भी कितना रोशन किया है बताओ। ये लो कुछ पैसे, इसको इनाम के तौर पे मिला है। हे भगवान, ये इनाम के तौर पर दिया गया है, और मेरी बेटी के नाम पर? जी हाँ। अरे बड़ी अच्छी बात है ना। तो ये पैसा और ये जो पुरस्कार है, ये मेरी बेटी का दिया हुआ, बेटी का जो आर्ट किया इसकी वजह से उन्होंने दिया। हाँ, पहले मुझे भी लगता था आर्ट से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन देखो आर्ट से कितना वो क्या क्या कर रही है। अरे मेरी बच्ची कितने बड़े काम किया। मैं समझ रही थी सिर्फ पाठ पढ़ना ही काम है, पाठ पढ़ने से ही पैसा कमाएगा, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ मेरी बेटी अगर ऐसा आर्ट करते रहेगी तो वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगी। जी जरूर। जी बिल्कुल, आज के जमाने में तो आर्ट को एक प्रोफेशन के वाइज ले रहे हैं, और आगे ऐसे करती रहेगी तो आगे बहुत ही पैसा कमा सकती है। मेरा एक सजेशन है आपको, इसका स्कूलिंग अभी खत्म होने वाली है, इसको स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में भर्ती करवाइए। ये बहुत ही एक बड़ा कलाकार बनेगी एक दिन। ये बात तो मुझे अभी समझ में आया। अगर पढ़ाई नहीं की तो भी अगर आर्ट करेगी तो मेरी बेटी उसका कैरियर बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है मैडम जी, आपने तो बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। और शाह जी नमस्ते, आपको भी नमस्ते। ठीक है, अब हम चलते हैं। और उस दिन के बाद मेरे परिवार वालों ने
मेरी कला को गंभीरता से लेना शुरू किए और इसका फायदा उठाकर मैं स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले ली, जिसके जरिए मैं बहुत कुछ सीखी और कई सारे बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में भाग भी लेना शुरू कर दी। युवा कलाकार के रूप में प्रिक्स दे रोम का प्रतिष्ठित किताब भी मैं जीती, जिसके जरिए मुझे इटालियन आर्ट पढ़ने का मौका मिला। स्कॉलरशिप के वजह से स्पेन, बेल्जियम, इंग्लैंड, हॉलैंड और अन्य देशों को यात्रा करने के अवसर भी मुझे मिली। मुझे किसी एक ही काल या एक ही विचारधारा का व्यक्ति नहीं बननी थी, इसीलिए मैं सभी देशों की कला का सभी रूपों में प्राच्य और पाश्चात्य अध्ययन की। धीरे धीरे मेरी चित्र की विशिष्टता के कारण मुझे सफलता प्राप्त हुई। लोग मुझे जीनियस के नाम से पुकारने लगे और मेरे सारे चित्रों को एग्जीबिशन में प्रथम स्थान मिला। यहाँ तक कि उनको विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम में भी रखा गया और बहुत सारे लोग कई गुना अधिक पैसे देके मेरी पेंटिंग को खरीदने भी लगे। लेकिन इतनी प्रसिद्धि, इतनी सफलता मिलने के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे लिए जीनियस का मतलब बिल्कुल अलग है। जीनियस का मतलब एक नई रूपों का निर्माण करना, एक नई विधि और एक नई प्रक्रिया के साथ जो पहले कभी नहीं बना हो, ताकि एक नई प्रकार के सौंदर्य को व्यक्त किया जा सके, जो उच्चतर हो, शुद्ध हो, सत्य हो और उत्कृष्ट हो। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तो आज तक ऐसा कुछ बनाया ही नहीं हूँ। मैं जो मेरे अंदर महसूस करती थी, जो दूसरों के अंदर महसूस करती थी, जो प्राकृतिक दृश्य देखती थी, जो भौतिक घटनाएं घट रही थी, सिर्फ इन चीजों को एक रूप देती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक मैं इस मानव पशुता से बंधा हुआ महसूस करती हूँ और खुद को ये भौतिक प्रकृति के रूपों से पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकती, मेरे लिए कुछ नया बनाना असंभव था। मेरे अंदर आकांक्षा तो थी, लेकिन वो ज्ञान और वो दृष्टि के अभाव है। और बचपन में मैं जो संकल्प ली थी कि कला को एक उच्च स्तर में ले जाके उसको उसकी वास्तव सम्मान दिलाने के लिए, मुझे लगता है कि वो संकल्प मैं पूरा ही नहीं कर पाई। और इतनी प्रसिद्धि मिलने के बावजूद मुझे अब भी ऐसा लगता है कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। और आज जब मृत्यु हमारे सामने है, मुझे सिर्फ एक ही सवाल सता रही है, वो है क्या मैं सही मायने में कलाकार हूँ? और इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचने के बावजूद जिस खुशी की मुझे तलाश है, वो आखिर है कहाँ? जैसे कि हम सब दिल खोलकर बात कर रहे हैं और मैं जो कहने जा रहा हूँ ना उनके लिए, जो मेरी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए कुछ यूज हो सकता है, ना उन लोग का कोई काम आएगा जो मेरी सो कॉल्ड सक्सेस में जलते हैं। इसलिए मेरे जीवन का वो हिस्सा आपको मैं सुनाने जाऊंगा जो मेरी सो कॉल्ड सक्सेस पर जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी ने एक छोटे शहर में एक लोहार थे। उसने ही मुझे लोहे के साथ काम करने के लिए सिखाए। मेरे पिताजी ने सारे शहर में लोकप्रिय थे। उनसे मुझे लोहे के काम करने में प्रेम मिला। उन्होंने ही मुझे मेहनत का सुख सिखाया। अपने काम कैसे पूरी अच्छे से किया जाता है मेरे पिताजी ने सिखाए। लोहे के साथ अच्छे से बेहतर काम करना मैंने
उन्हीं से ही सीखा। हम बच्चे लोग घोड़े के बिना चलने वाले गाड़ियों के सपने देख रहे थे। ये उन शुरुआत के कुछ मॉडल थे। यहाँ वहाँ से पार्ट जोड़कर मैंने अपनी पहली कार अपने हाथों से बनाई। ये मेरी जिंदगी का एक बड़ा रोमांच था। मैंने अपनी पिता के दुकान से टाउन हॉल तक गाड़ी चलाकर गया। सड़क पर चलने वाला हर इंसान आप मेरे रास्ते से हट जाते थे और उसके बाद लोग कहने लगे अब घोड़ा का राज खत्म हो गया। लेकिन मेरे पास आगे बढ़ने के लिए दौलत नहीं था। कुछ लोग मेरे को कुछ पैसा दिए और मैंने एक फैक्ट्री बनाया। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग। आज हमको ये बात बताने की बहुत खुशी होगी कि आज हमारे कंपनी नंबर 1 तक पहुंच गया है और हमारे कंपनी का नाम दुनिया भर हर कोने कोने तक पहुंच गया है। हमारा प्रोडक्ट का बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा, ये सब कैसे हुआ? सर, सब आपकी विचारधारा की वजह से हुआ है। कम प्रॉफिट में हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। हमारा जो गाड़ियां बन रहा है वो सब कम पैसे में भी अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसी की वजह से हमारा लोग यही सोचते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ नहीं, आपका सोच, इसके पीछे जो सोच है वो भी बेचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग का एम्प्लॉय और मजदूरों, मजदूर का स्थिति भी अच्छा है और उनका सैलरी भी अच्छा है और वो अच्छे काम कर रहे हैं। सब आपकी मेहरबानी। चलिए, थैंक यू। ऐसे ही काम करते रहिए, अपनी फैक्ट्री को आगे बढ़ाते रहिए। शुक्रिया। इतना सब होने के बाद अब मेरे को लगता है मैं ये मानवता के लिए क्या किया। मैं सीन आकर बाहर जिंदगी आसान हो गया, लेकिन आंतरिक जीवन का क्या? लोगों मशीन के साथ जोड़कर बाहर जिंदगी आसान हो गया, लेकिन लोगों के अंदर घृणा, अहंकार और लव का जात हो गया। अब लगता है मैं मानवता के लिए कुछ नहीं कर पाया। शायद और कोई एक रहस्य है जो आज तक नहीं मिला है। अब लग रहा है ऐसा कोई विशाल रहस्य है। वो नहीं करने के बाद जितना भी सफलता कुछ काम का नहीं है, सब वही दुख है। आप काफी देर से चुप बैठे हो, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, शायद अब मेरी बारी है। हाँ, लगता है शायद अब मेरी बारी है। तो सुनिए, मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसे लोग
एथलेटिक डायनेस्टी बोलते थे, क्योंकि मेरे माता पिता हर खेल में चैंपियंस थे, हर चीज में। मेरी माता वो बहुत बहुत अच्छी स्विमर थी, डाइवर थी, फेंसर थी, हर चीज में वो बेहद अच्छी थी। और हाँ, और मेरे पिता वो भी बहुत बड़े चैंपियन थे, फुटबॉलर थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे, रेसलर थे, और तो और वो ट्रैपिज परफॉर्मर, पता है ना, वो एक ट्रैपिज परफॉर्मर थे। ट्रैपिज मॉडल, सच में? हाँ, मेरा जीवन ऐसा ही था, बहुत ही अनुशासित। अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, अच्छी कड़ी मेहनत करो, फिर खाओ, फिर नींद लो, वही चलता रहता था। मेहनत ही मेहनत। बहुत कठिन लगता है। कठिन तो था, पर स्कूल के दिनों में मैं हर प्रतियोगिता में जीतने लगा था। रनिंग, स्विमिंग, कुछ भी कह लो, हर चीज में मैं चैंपियन था, हर चीज में। अरे वाह, सब में? हाँ, सब में चैंपियन था। और जब मुझे 18 साल हुआ तब मैं नेशनल डेकाथलॉन के लिए पार्टिसिपेट किया और उधर भी जीता। 10 इवेंट्स, बहुत बड़ी बात है। हाँ, डेकाथलॉन मेरे ओलंपिक यात्रा का शुरुआत था। मुझे याद है 2 साल बाद ओलंपिक होने वाला था और मुझे कड़ी मेहनत करना था। मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे से कोच किया, मेरी माता ने मेरे बहुत देखभाल किया, मैंने भी बहुत जोर लगाया। अब जब 2 साल बाद ओलंपिक आए, मैं जीत गया। खाली गोल्ड नहीं जीता, कई सारे रिकॉर्ड तोड़ा हूं मैं। और मुझे याद है अभी भी उन रिकॉर्डों के आसपास भी कोई नहीं है। बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा आपको बहुत गर्व महसूस हुआ होगा। आपके माता पिता को भी सच में बहुत ही गर्व की उम्मीद होगी, गर्व उनकी। नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगा था, पर जब मैं पोडियम के ऊपर गया, जब मुझे गोल्ड मेडल पहनाने वाले थे, तब अंदर कुछ खालीपन सा लग रहा था। कुछ आवाज थी छोटी सी जो पूछती रहती थी, क्या यही बस है? क्या जितना ही सब कुछ है? कुछ खाली खाली सा लगता था, पर ये एहसास को मैं दबाता चला गया। मैं हर प्रतियोगिता में उतरता चला गया, जीतता चला गया। जहां पर भी कैमरास देखा, फोटोज के लिए हंसता चला गया, पर हर बार वो खामोशी लौट आती थी। जैसे एक पूरा किताब खत्म करने के बाद एक खालीपन सा महसूस होना। हाँ, बिल्कुल सही, एकदम खाली। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सवाल कभी रुके नहीं, अंदर ही अंदर पूछे जा रहे, क्या जितना ही सब कुछ है? उसके बाद मेरा प्रशिक्षक का दौर शुरू हुआ और देश विदेशों से खिलाड़ियों ने मेरे प्रतिभा से प्रभावित होके मेरे पास आने लगे। मैं उनको प्रशिक्षण देने लगा, उनको बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे प्रशिक्षण देने में ज़्यादा खुशी मिली, जीतने में उतना नहीं। क्योंकि आप दूसरों को खुद से बेहतर प्रिपेयर कर रहे थे।
हाँ, फिर मैंने देश भर में बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र खरीद किया और देखते ही देखते हजारों संख्या में स्टूडेंट्स आने लगे। धीरे धीरे हम एक एथलेटिक नेशन बन गए। बहुत खुश महसूस हुआ। बहुत ही शानदार बात है। ये तो देश के लिए एक गर्व की बात है। शायद, पर जैसे मैंने कहा, वो सवाल कभी रुके नहीं। मुझे ऐसा लगता था मेरे पास वो सामर्थ्य क्यों थी, उस सामर्थ्य का क्या उद्देश्य था। मुझे पता है, मुझे अभी भी याद है, लोग मुझे सुपरमैन कहते थे, सुपरमैन। पर मैं हूं नहीं, मैं आप लोगों की तरह इंसान ही हूं, सुपरमैन से कहीं दूर। मुझे अभी एहसास हो रहा है कि मैं इन सब चीजों से ऊपर नहीं हूं। मुझे अभी भी बहुत कुछ चीजें सीखना है, समझना है। अभी भी वही सवाल मेरे अंदर खाए जा रहा है मुझे। अभी हम लोग इस मौत के सामने खड़े हैं, पर मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं है। ना मुझे भूख से परेशान हूं, ना प्यास से। बस इन सवालों ने मुझे इतना परेशान किए हैं। मुझे बस यही अफसोस है कि मैं पूरे जिंदगी में इन सवालों का जवाब ढूंढ नहीं पाया। बस अभी भी वही सवाल मेरे अंदर गूंज रही है कि मेरे इन ऊर्जा, इन सामर्थ्यों का क्या उद्देश्य है। इस प्रावधान का, व्यवस्था का, मेरे संगठन, देश भर का संगठन का क्या उद्देश्य है। अभी भी मैं उन सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाया हूँ। अभी भी खोई हुई रहता हूँ और वही अफसोस है मेरा। मैं आप लोगों को सुना, आप लोग जीवन में बहुत प्रतिष्ठित हैं, पर आप लोग अपने अपने जीवन को लेकर संतुष्ट नहीं। पर उसका कारण और उसका समाधान आप सब अपने जीवन के सतह पर ही चाहते हैं, पर उसका समाधान हम हमारे जीवन के अत्यंत गहर सत्य में है। आप लोग उस सत्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप लोग अपने जीवन के विफलता को लेकर बहुत असंतुष्ट हैं। आप लोग अभी जहां खड़े हैं, अगर वहां नीचे देखते हैं तो एक बहुत बड़ा अंधकार और खाई दिखाई देता है। अगर ऊपर देखते हैं तो ऊपर जाने के लिए आप लोगों के पास शक्ति भी नहीं है। ना नीचे जा सकते हैं, ना ऊपर जा सकते हैं। एक बीच में आप सब लोग फंसे हुए हैं और उसका एक समाधान मेरे पास है। ऐसा एक समाधान जिससे आप लोगों का भी उन्नति होगा और एक समूह का भी प्रगति भी होगा, उसमें दोनों का भी प्रगति होगा। और इस समस्या के समाधान के बारे में हमारे धर्म में भी लिखा गया है और वो धर्म उसे भगवान कहता है। पर वो जो समस्या का समाधान हमारे धर्म जो देता है, वो बोलता है कि मरने के बाद होगा। ऐसा नहीं है। अभी एक शक्ति इस धरती पर आया है और वो शक्ति के कारण हम उस सारे समस्या का समाधान हमारे जीवन में ही कर सकते हैं। और वो समस्या का समाधान हमारे मनोमय चेतना में नहीं होगा। मन चेतना से हमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। एक सत्य चेतना है, एक परम चेतना है,
उसके अंदर हमें उस चेतना के स्तर पर हमें उत्थित होना पड़ेगा, तभी जाकर वो समस्या का समाधान होगा। और उस समस्या के समाधान के लिए प्रकृति भी काम कर रहा है, ये धरती भी काम कर रहा है। अभी तक ये एक प्रतिश्रुति होकर था, अभी वो प्रतिश्रुति नहीं, वो जरूर इस धरती पे होगा, और इसे हम अतिमानस चेतना बोलते हैं। और वो अतिमानस चेतना क्या है? अगर वो अतिमानस चेतना हमारे अंदर काम करेगा, हम ऐसे एक दिव्य चेतना और दिव्य मानव में परिणत होंगे, जो अभी एक पशु और मानव के अंदर जो अंतर है, वही अंतर हम और वो दिव्य चेतना के अंदर रहेगा। इतना बड़ा उज्जवल चेतना इस धरती पर आ रहा है, और ये एक प्रतिश्रुति नहीं है, ये एक कल्पना भी नहीं है, ये जरूर इस धरती पे होगा। ये पार्थिव प्रकृति का ये लक्ष्य भी है। और इसीलिए आप सब लोग इतने असंतोष अनुभव कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को और आगे जाना है। वो शक्ति के कारण आप लोग इतने प्रतिष्ठित हो, फिर भी असंतोष अनुभव कर रहे हो। तो ये हमारे पार्थिव प्रकृति का लक्ष्य है। आप लोग क्या पूछना चाहते हैं इसके बारे में? आपका शब्द बहुत शक्तिशाली है और प्रभावशाली भी है। हम सबको प्रभावित किया। पर आप जो बोल रहे हो वो उसके लिए तो बहुत समय है, पर हम अभी जिस परिस्थिति में है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। हम क्या करें? नहीं, ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि वो चेतना, वो शक्ति धरती पर काम कर रहा है, वो कभी भी प्रकटित हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? एक सरल हृदय से, आंतरिक भाव से वो दिव्य करुणा को अगर हम आवाहन करेंगे और उसको अनवरत एस्पायर करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो शक्ति हमारे जीवन में काम करेगा और हम जिस समस्या में हैं, उससे हमें ऊपर उठाकर ले सकता है। हम प्रार्थना करेंगे, वक्त चला गया ऐसा नहीं है, वो कभी भी आ सकता है, अभी भी प्रकाशित हो सकता है। वो हमारे सरल आंतरिकता के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, उस शक्ति को आह्वान करने के लिए हम सब मिलके एक प्रार्थना करते हैं। खड़े होकर Supreme Lord, eternal truth, let us obey Thee alone and live according to truth. Ye reality, grant that we may live integral, and that is now revealed to us. O Supreme Reality, grant that we may live integrally the marvelous secret that is now revealed to us. O Supreme Reality, grant that we may live integrally the marvelous secret that is now revealed to us. अच्छा, वहाँ देखो, एक जहाज दिख रही है। शायद
भगवान। अरे वहां देखो, एक जहाज दिख रही है। शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। वहां देखो, ये किधर है? उधर। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ग्रैटिट्यूड।